वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 दिसंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं उसमें पीटी फैक्ट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी महत्वपूर्ण कमेंट हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछा जाता है उसका भी देने का प्रयास आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही साथ युक्ति आईएएस का आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर दैनिक जागरण के जो की नोट्स आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर उसका उत्तर दे सकते हैं कम्युनिकेशन ग्रुप में। साथ ही साथ आप युक्ति आईएएस से टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही लो प्राइस में है। टेस्ट सीरीज चल रहा है, सभी का लिमिटेड ऑफर चल रहा है, तो आप उसे जल्द से प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो फिर रेट इंक्रीज होने की संभावनाएं हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ जीएस बूस्टर प्लान चल रहा है, जीएस आपको कैप्सूल 2.0 का सीरीज चल रहा है, उससे जरूर उसमें भाग लीजिए और उससे संबंधित चीज़ों को कवर कीजिए। इससे आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी क्लियर होगा। साथ ही साथ आप लोगों को कैप्सूल सीरीज चलाया जा रहा है, रिमाइंडर सीरीज चलाया जा रहा है और आपको बहुत से ऐसे टेस्ट आपको मेंस ओरिएंट क्लासेस कराए जा रहे हैं, सभी में आप पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए, ताकि युक्ति आईएएस आपको जो चीज़ें दी जा रही है, कम रेट पर दे रहा है, उसका लाभ ले सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आपको नेजल वैक्सीन के बारे में हाल ही में मैंने चर्चा किया था। ये इसका अब हम इसे उपयोग कर सकते हैं आम जीवन के तौर पर। आप इसके जो कोरोना से संबंधित जो चीज़ें अपडेट हो रही है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि सतर्कता डोज के रूप में इसको नाम दिया गया है। तो इसका नाम आप लोग बताइएगा। इस वैक्सीन को जो नाम दिया गया इन कोवैक, इससे पहले भारत में कौन कौन से वैक्सीन प्रायोगिक तौर पर हमें यूज़ करने के लिए परमिशन दिया गया है, अर्थात हम उसे अपने टीकाकरण अभियान में से यूज़ करते थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग है, देखिए यहाँ पर चीज़ें इसके बारे में ये चीज़ की गई है कि यह जानना जरूरी है किसी भी टीके के 2 डोज के ले चुके लिए होंगे उन्हीं को यह डोज यह टीका मिलेगा जो इनको वैक है। और साथ ही साथ निजी अस्पताल के प्रति डोज 150 रुपये ले सकेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज इसका लिया जा सकेगा, अर्थात निजी रूप से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल सकेगी यह नेजल वैक्सीन, तो दोनों जगह उपलब्ध है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखना, जैसे 18 वर्ष से ऊपर लोगों को के लिए सतर्कता डोज के लिए उपलब्ध होगी, या पहले सतर्कता डोज ले चुके लोगों को नेजल वैक्सीन की सतर्कता डोज लेने की जरूरत नहीं है, अर्थात जो पहले ले चुके हैं सतर्कता डोज उसको अब है ना, उन लोगों को ये डोज लेने की जरूरत नहीं है, वही लेंगे जो जिन्होंने पहले सतर्कता डोज नहीं लिया है। नेजल वैक्सीन इसलिए कारगर ज़्यादा होता है क्योंकि नाक में दी जाने वाली वैक्सीन श्वसन प्रणाली के ऊपरी हिस्सों अर्थात नाक और गला को प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, अर्थात इसमें जो हमें नाक और नोजल का जो नोजल से संबंधित जो एरिया है वहाँ पर हमें यह वैक्सीनेट करता है और इसे सुरक्षित बनाता है। देखिएगा, और जो हम संक्रमण से बचाने में काम करती है परंपरागत वैक्सीन, यानी मांसपेशियों में सुई से दी जाने वाली वैक्सीन श्वसन प्रणाली के निचले भाग अर्थात फेफड़ा में प्रतिरोध क्षमता विकसित करती थी, इसलिए यह नेजल वैक्सीन ज़्यादा कारगर भी सिद्ध होने की बातें की जा रही है। तो देखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, क्या नोजल वैक्सीन का उपयोग किन क्षेत्रों के लिए होता है, अर्थात जो हम शरीर में किस पार्ट पर यह असरदार होता है, अर्थात परंपरागत जो होता है वो कहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो फेफड़ा से इसी को प्रश्न बनाकर आपसे पीटी फैक्ट में कवर कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट हम लोग एग्ज़ाम आने के बाद, एग्ज़ाम जब आएगा पीटी फैक्ट के रूप में से देख सकेंगे। और चलिए आपको इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई है। देखिए, दो अंडरलाइन का जो कॉन्सेप्ट, एक ऐसा अंडरलाइन किया गया, एक ऐसा अंडरलाइन, आप लोग बताइए ये अंडरलाइन सही आप लोग को लग रहा है या अंडरलाइन जो ये किया हुआ है क्वेश्चन शब्द के नीचे, या ओवरलैप अंडरलाइन जो किया गया वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी के अनुसार अगला कल से पीडीएफ बनेगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा। दोनों को मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। ये बहुत ही ओबीसी का मामला जो है, आरक्षण का मामला बहुत चर्चा में होता है, और जब भी अपडेट कुछ होते हैं इससे प्रश्न पूछते हैं। या बिहार का मामला हो, बिहार में भी ओबीसी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का मामला था, उत्तर प्रदेश में, तो ये क्यों ऐसा उठ रहा है बार बार, इसे हम लोग समझेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपका यूपीएससी के जीएस पेपर 2
सामाजिक सशक्तिकरण के संदर्भ में आएगा या ओबीसी में आरक्षण के संदर्भ में ये टॉपिक पूछ सकता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न जब भी आएगा तो कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। देखिए बात यह है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया है कि एक सेकेंड कि पिछड़े वर्ग ओबीसी आरक्षण तय किए ही 31 जनवरी को तक निकाय चुनाव करा लिए जाए, अर्थात 31 जनवरी तक जो आगे है डेट जो है उस तक है ना आप लोग को चुनाव करा लेना है। अभी आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है उसको ना हम लोग बाद में करेंगे, पहले क्या है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण तय किए ही आपको 31 जनवरी तक चुनाव करें, क्योंकि लेट हो चुका है, डाटा संग्रह करने में लेट होगा इसलिए। तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने क्या कहा स्पष्ट किया, बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं होंगे, आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाया जाएगा और ये क्या फार्मूला अभी हम जस्ट चर्चा करेंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, अर्थात राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि आरक्षण जब तक लागू नहीं होगा तो किसी प्रकार का चुनाव नहीं होगा। और उसके लिए हम अगर लेट हो रहा है डाटा संग्रह करने में ओबीसी से संबंधित तो क्या करेंगे हम कि हम ट्रिपल टेस्ट फार्मूला उपयोग करके इसको हम जल्द से जल्द कवर कर सकते हैं। तो पहले देखिए ट्रिपल टेस्ट है क्या, यहाँ चर्चा किया हुआ है, इससे अतिरिक्त जानने की जरूरत भी नहीं है। देखिए किसी न्यूज में उतना ही जानिए जितना आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो, अतिरिक्त जानकारी जरूरी नहीं है, जहाँ अतिरिक्त जानकारी होती है मैं खुद वहाँ बताता हूँ, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट फार्मूले में किसी राज्य में निकाय चुनाव ओबीसी के पिछड़ेपन की स्थिति की जानकारी के लिए एक विशेष आयोग गठित करने की बात करता है। इसकी सिफारिश के आधार पर अनुपातिक आरक्षण देने की बात करता है और आरक्षित सीटों की संख्या 50% सीमा से बाहर न होने की शर्त करता है। यही 3 शर्त है। तो ये क्या करेगा इस प्रकार की स्थिति में, पहला क्या करेगा राज्य एक आयोग की गठित करेगा, आयोग गठित करेगा, आयोग जो भी सिफारिश देगा उसके आधार पर अनुपातिक रूप से आरक्षण दिया जाएगा। अनुपातिक रूप से जो भी वो आंकड़ा देगा उसके आधार पर अनुपातिक रूप से आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण ऐसा होगा जो मान्य जो 50% का जो कॉन्सेप्ट है उसको उल्लंघन नहीं करता होगा। यही ट्रिपल टेस्ट है और इसी को ध्यान में रखना। अमूमन ये सभी जगह लागू, तो सभी राज्यों के जो निर्वाचन आपको क्षेत्र है निकाय चुनाव में वहां पर लागू किए जाते हैं ऐसी स्थिति परम स्थिति में। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीजें ट्रिपल टेस्ट क्या है। तो आप लोग से इंटरव्यू में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ट्रिपल टेस्ट क्या है। आपको पीटी फैक्ट में भी पूछा जा सकता है ट्रिपल टेस्ट से संबंधित, तो ऑप्शन दे देगा नगर चुनाव, आपको और 2-3 ऑप्शन दे देगा, उसके बोलेगा कौन सा है, तो आपको नगर निकाय चुनाव देना है, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें की थी 12 साल पहले कि सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाए जाने की बात कही थी, किंतु अभी तक उक्त आदेश के अनुपालन नहीं किया गया, राज्य सरकार के द्वारा उक्त अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि तमाम निकायों का चुनाव खत्म हो चुका है और अभी जो 31 जनवरी 2023 तक चुनाव खत्म हो जाएगा, इसलिए चीजें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 243 कहता है कि जिस निकाय का कार्यकाल खत्म होने वाला है वहां उससे पहले चुनाव कराया जाए, अर्थात जो नगर निकाय जो चुनाव अधिनियम है पंचायती राज अधिनियम उसमें 243 का अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि जो चुनाव खत्म होने के जल्द से जल्द आपको चुनाव करा लेने हैं नेक्स्ट, उसी के संदर्भ में बातें की जा रही है। क्योंकि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर डाटा इकट्ठा करना है, इससे काफी वक्त लगेगा, तो यह उचित होगा कि राज्य सरकार क्या करे, राज्य सरकार चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक तत्कालीन नोटिफिकेशन जारी करे। यह हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सामने रखकर बताया गया है कि ट्रिपल टेस्ट आप लोग करिए, उसके आधार पर चीजों को जल्द से जल्द निपटारे करने के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट के डाटा लाने में समय लगेगा और 31 जो जनवरी है आपको जो टारगेट लाइन दिया गया है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में वही डेट निर्धारित है। तो ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ पर 2-3 चीजें, राज्य सरकार की सीमा क्या है, ठीक ना, इस मामले में, और नगर निकाय पंचायती राज चुनावों का जो अधिकार क्षेत्र होता है राज्यों का अधिकार क्षेत्र होता है, तो ये ध्यान रखिए राज्य के अधिकार सीमा क्या है, न्यायालय इस मामले में उसकी सीमा क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ तीसरा कि जो ट्रिपल टेस्ट इसमें बात की जा रही है वो क्या है, क्या फंडा है, इसको तीनों चीजों को याद रखना है, इससे रिलेटेड आपको चीजों को कवर करना है। तो ये पीटी फैक्ट के रूप में आपको कवर हो जाएगा। एक और भी है
ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा। भारत 2036 का जो ओलंपिक होगा उसके लिए बातें दावेदारी करेगा। और G20 सम्मेलन जैसा भारत आयोजन कर रहा है, उसी संदर्भ में बातें की जा रही है। जब हम इतने बड़े सम्मेलन को भी आयोजित कर सकते हैं तो ओलंपिक जैसे खेलों का भी आयोजन हम लोग कर सकते हैं, सक्षम है। तो इसके लिए दावेदारी पेश करेगा। क्यों दावेदारी पेश करेगा? क्योंकि इस साल उसका IOC का सत्र आयोजन की पहली बार बैठक 2023 में भारत में हो रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस सत्र का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है या कौन कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन आपको देना है इसी में। तीसरा क्वेश्चन ये देना है कि ओलंपिक खेल जो लास्ट ओलंपिक खेल हुआ है वो कहाँ हुआ है। और इसमें आपको 36 के बाद आपको नेक्स्ट जो 36 से पहले 32 तक का आयोजन कहाँ कहाँ होगा, ओलंपिक खेल 32 तक का आयोजन कहाँ कहाँ होगा, ये सब पहले भी चर्चा हो चुका है। PT फैक्ट ये सब चीज़ें तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। ज़्यादा फैक्ट चीज़ों को कवर नहीं करना है, कुछ सर्च ही बनिए। हर चीज़ अवेलेबल सामने वाला नहीं करा सकता, इसलिए कि देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो मैं कवर कर दूंगा। ऐसे गूगल पर सर्च कीजिएगा तुरंत मिल जाएगा कि ओलंपिक खेल कहाँ हो रहा, लास्ट कहाँ पर होगा, या 32 तक के 36 जो 32 तक के आंकड़े हैं वो कहाँ कहाँ आयोजित होंगे, ये सब आराम से हो जाएगा। हालांकि अगला जो प्रश्न आप अगला होने वाला है मैं बता देता हूँ, पेरिस में होने वाला है। और यह प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है BSSC के एग्जाम में। तो देखिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एक ओडिशा के होटल में तीसरी मंजिल से गिरकर रूसी सांसद एंटोवो की मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के PT फैक्ट आपको भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पावेल एंटोवो रूसी सेना, रूस और यूक्रेन विवाद चल रहा है, बहुत से तथ्यों को यह उजागर करेगा। और लगातार 2 मौत हो जाना कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है शासन प्रशासन पर या जो भी एजेंसियां हैं उस पर। तो ध्यान रखिएगा, 2 लोग पावेल एंटोवे और व्लादिमीर बुडनोव 2 व्यक्ति हैं जो हाल ही में दोनों, एक का कल हुआ और एक कुछ दिन पहले ही 22 दिसंबर को मौत हुई है उसी आपको कमरे से, अन्य कमरे से, उसी होटल के अन्य कमरे से। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो ये बस PT फैक्ट के रूप में इसे याद रखिएगा। 3 व्यक्तियों की मौत हुई है और किस देश से संबंधित आपको प्रश्न PT फैक्ट के रूप पर पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वंदे भारत की तर्ज पर सभी ट्रेन बदलेगी स्वरूप, 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी PT फैक्ट के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 2030 तक पुराने वर्जन के सभी ट्रेन को क्या किया जाएगा, अत्याधुनिक बनाया जाएगा और क्या करेगा, वंदे भारत के संदर्भ में संस्करण लाया जाएगा, जिसके लिए कुल 26,000 करोड़ रुपये लागत लगेगी, जिसमें 200 नए ट्रेनों का स्लीपर तैयार किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें अपडेट है, आप लोग को कवर करना है। अभी देश में अभी वंदे भारत के 6 ट्रेनें चल रही है, संस्करण का 6 ट्रेन चल रही है, जिसमें 7वां ट्रेन बंगाल से हरी झंडी आपको दी जाएगी। तो देखिए आपको न पहला कौन ट्रेन था ये याद रखना है, 5वां कौन था ये याद रखना है, अब 7वां, 6ठा 7वां भी याद रखना है। बाकी अगर लिस्ट आप लोग को मैंने पहले भी बताया है तो उसे बस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला संस्करण कहाँ से कहाँ के बीच चला था, 5वां संस्करण कहाँ से कहाँ के बीच चला है, और 6ठा संस्करण जो लास्ट था जो हाल ही में हुआ है, जिस पर मैंने न्यूज एनालिसिस भी किया था, आप लोग को याद होगा। तो 6ठा संस्करण कहाँ से कहाँ तक शुरुआत की गई थी, और 7वां जो होगा तो आप लोग को पता ही होगा, चीज़ें बताई गई थी पहले भी। तो ये सब चीज़ों को कवर करना है। ये प्रत्येक, इसके लिए क्या होगा, 130 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा प्रत्येक ट्रेन। तो ये सब आंकड़े आपको याद रखने, और ये सब क्यों जरूरी है आप लोग को पता है। भारत में अवसंरचना निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपको ये सब चीज़ें सब त्वरित 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 जो है आपको यात्रा के लिए ये सब चीज़ें हम लोग को अपडेट रहना चाहिए। और यह आपको है ना विकास के मानक समृद्धि में भी प्रश्न आपको इससे अगर पूछे तो वहाँ पे सबको है ना एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कीजिएगा। सरकार की क्या प्रतिबद्धता है, सरकार किस रूप से काम कर रही है, तो इसके एग्जाम्पल पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। वो हाइपर लूप कॉन्सेप्ट हो हाइपर लूप कॉन्सेप्ट हो, ठीक ना, या तो वंदे भारत हो, बुलेट ट्रेन हो, या तो फिर रोपवे का कॉन्सेप्ट लाया गया हो। तो सभी है ना आपको यातायात को बेहतर प्रबंधन के लिए जो बातें की जाती, प्रश्न टॉपिक आता है, उससे रिलेटेड आप लोग एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ PT के प्रश्न भी देने का प्रयास कीजिए। और बहुत से लोग
लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो सभी लोग प्रयास कीजिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग कवर कीजिएगा। कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों में महाराष्ट्र में शामिल कराए जाएंगे। सिंधे जी का बोला गया, जो महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम हैं, तो एकनाथ शिंदे। तो आप लोग को यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जाए, पीटी भी प्रश्न पूछा जाए, मेंस भी और इंटरव्यू भी प्रश्न पूछा जा सकता है। याद होगा यूपीएससी की क्लास में मैंने आपको जब राज्य संघ क्षेत्र पढ़ा रहा था, तो राज्यों के पुनर्गठन से पहले जो आर्टिकल में स्पष्ट किया था ना, 1 से लेकर 4, उसी से संबंधित सीमा विवाद को संबंधित आपको शक्तियों के संदर्भ में आपको पहले तो याद रखना है। राज्य निर्माण में या राज्य की सीमाओं के हस्तांतरण में राज्य की केंद्र सरकार की भूमिका क्या है, पहले तो ये याद रखना है। उसके बाद इस न्यूज़ को कवर करना है। जो चीज़ें मैं आपको क्लास में कवर किया हूँ, तो उसको याद रखना है कि यहाँ केंद्र की सीमा क्या है, राज्यों की सीमा क्या है, राज्य किस रूप से आग्रह कर सकते हैं या किस रूप से आप संशोधित कर सकते हैं, यहाँ न्यायपालिका की शक्ति क्या है, सभी पर मैं आपको क्लास में कवर किया हूँ। जिन लोगों ने क्लास किया होगा उनको पता होगा, नहीं तो आप वीडियो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में पॉलिटी के क्लास में जाइएगा, संघ राज क्षेत्र सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है सभी संदर्भ में। यहाँ पर हम इसके संदर्भ में बात करेंगे, कर्नाटक और महाराष्ट्र के संदर्भ में। देखिए 865 क्षेत्रों के संदर्भ में, जहाँ पर मराठी भाषा गांव है बेलगावी, आपको इसके संदर्भ में निपानी, बीदर और भालकी जैसे शहरों को क्या करेगा, महाराष्ट्र में शामिल करने संबंधी आपको विधानसभा में आपको प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीजें अब महाराष्ट्र की तरफ से हुआ। कर्नाटक इसके विरुद्ध बोलता है कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। तो यह वाजिब है ना कि एक पक्ष पॉजिटिव बात करे तो एक पक्ष नेगेटिव बात करेगा, तो एक पक्ष पॉजिटिव बात करे दूसरा पक्ष नेगेटिव, दोनों के हित अपने अपने राजकीय हित है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों अपनी अपनी बातें रखा जाता है इनके द्वारा। अब इसके बीच संसद क्या करेगी, विधायक संसद क्या करेगी, फिर न्यायपालिका क्या करेगी, उसके बाद न्यूट्रल वे क्या हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर सीमा विवाद लगातार रहता है और हमेशा चर्चा में रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना, राज्यों के बीच सीमा विवाद किन किन के साथ है। तो असम, मिजोरम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड आदि राज्यों के बीच सीमा विवाद लगातार देखने को मिलता है। तो लगभग राज्यों में सीमा विवाद रहा। हाल ही में झारखंड आपको या तो बिहार विवाद रहा हो, जहां पर राज्यों का गठन हुआ हो। तो सीमा क्षेत्र को लेकर विवाद हमेशा रहता है, राज्यों के सीमाओं को लेकर, किसी प्रकार हस्तांतरण को लेकर। तो वो क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद की उत्पत्ति राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जब बताइएगा इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, जिस पर मैंने क्लास में कवर किया है। तो आप लोग सभी समितियों का नाम बताइएगा। उम्मीद करता हूं कम से कम जो 4 महत्वपूर्ण समितियों की मैं चर्चा किया था वो आप लोग जरूर लिखिएगा। तो चलिए बताइएगा। देखिए सारे टॉपिक पर, लगभग टॉपिक पर आपको चीज़ें कवर की जा सकती, सभी एक दूसरे के कोऑर्डिनेट है। अब आप पर असर करता है कि आप किस तरीके से एग्जाम देना चाहते हैं, किस तरह का टॉपिक कवर करना चाहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, क्लास के साथ है दैनिक जागरण को मर्ज कर दीजिए। क्लास में जो चीज़ें बताई गई थ्योरेटिकल, उसको आपको करेंट बेसिस से आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में देखना है, कवर करना है। उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। क्या मैं कहना चाहता हूँ, भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। महाराष्ट्र एकीकरण समिति का गठन 1948 में ही हुआ था। देखिए 1956 से ही पहले, अर्थात जैसे ही आज़ादी प्राप्त हुआ, देशों को लोगों सत्ता का हस्तांतरण, ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों के में आया। लोग यहाँ पर चीजें इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, भूमि राज्यों का एकीकरण किया जा रहा था, तो सभी क्षेत्र अपने अपने दावे कर रहे थे। उसी समय महाराष्ट्र एकीकरण समिति का गठन वर्ष 1948 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन के दौरान महाराष्ट्र के साथ बेलगाम के एकीकरण का एकमात्र उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, इसका भी एकीकरण करने का उद्देश्य था। अब महाराष्ट्र की मांग क्या है, 1 मई 1960 के निर्माण के बाद, 56 के बाद जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद स्थितियां बदली कि महाराष्ट्र का दावा किया कि बेलगामी, जो बेलगाम पहले कहा जाता था,
करवाना और निपानी सहित 865 गांवों को महाराष्ट्र में विलय किया जाना चाहिए। कुल 865 ऐसे गांव हैं जहां पर मराठी भाषी लोग रहते हैं, भाषा की प्रधानता है। वहां पर क्या है कि आपको है ना इस राज्यों में मिलाने की बात की जाएगी, महाराष्ट्र में मिला दीजिए, ऐसी बात की जा रही है। उन क्षेत्रों पर अधिकार महाराष्ट्र का होना चाहिए। अब कर्नाटक इसी के संदर्भ में तीखी टिप्पणी करता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इस समस्या के निदान के लिए आपको है ना सुप्रीम कोर्ट ने महाजन आयोग का गठन किया था। 25 अक्टूबर 1966 को केंद्र ने महाराष्ट्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद्र महाजन की अध्यक्षता में एक केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, आयोग का गठन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तत्कालीन जज थे उसमें मेहर चंद्र महाजन, तो इसे भी याद रखना आपको 1966 में। नेक्स्ट है आपको आयोग की सिफारिश क्या किया, महाजन आयोग ने क्या सिफारिश किया। इसने बोला कि बेलगामी पर महाराष्ट्र के दावे को खारिज करते हुए आयोग ने जाट, अक्कलकोट और सोलापुर सहित 247 गांव या स्थानों को कर्नाटक का हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी। अर्थात इसने क्या किया, जिस इच्छा से महाराष्ट्र सरकार ने आग्रह किया केंद्र से कि हाँ हमको एक आयोग गठित किया, और ऐसा अपेक्षा किया जा रहा था कि जो आयोग बनेगा वो केंद्र के दिशा निर्देश में जो चीजें हम लोग बोलेंगे उसके संदर्भ में होगी। अर्थात जो आशा था उसके आशा के विपरीत हुआ, रिजल्ट आया। यहाँ 865 क्षेत्रों का निर्धारण की बात कर रहा था, जिसमें 247 पर क्या किया इसने कर्नाटक का, और 264 गांव जो है महाराष्ट्र के हिस्से में बनाने, दोनों का बंटवारा इसने किया। जो क्षेत्र है उसको बंटवारा किया जाएगा, इसके संदर्भ में बातें इसने किया। तो क्या किया, महाराष्ट्र ने सिरे से इसे खारिज कर दिया, क्योंकि क्षेत्रों का लॉस हो रहा था ना। जो चीज चाहता था महाराष्ट्र, उसमें तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्या किया, सिरे से खारिज कर दिया। उसी के विरोध में देखिए महाराष्ट्र के बाद सरकारों ने कहा कि आयोग के पर्याप्त अपनी चिंताएं दूर नहीं किया गया। कर्नाटक आयोग ने अपने पक्ष में फैसला सुनाते हुए देखा। इसी के संदर्भ में कर्नाटक भी इसको देखता है कि आयोग को उसके पक्ष में फैसले सुनाए दे, तो वो चुपचाप न्यूट्रल वे में रहा। पर हालिया जब विधानसभा में चीजें हुई तो अपडेट हुआ कि कर्नाटक विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करता, बोलता है 1 इंच जमीन हम किसी अन्य राज्य को नहीं देंगे। तो ये बातें दोनों के साथ, अब इसका निर्धारण कैसे होगा, इसके लिए संदर्भित चीजों को देखना है। अब देखिए ये मामला है, इसके साथ साथ भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय सीमा विवाद देखिएगा, जिस पर पहले भी मैं लगातार चर्चा कभी कभी किया हूँ। इन सब चीजों को देखना है, समझना है। जैसे असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद 1885 1993 ब्रिटिश काल के 2 अधिसूचनाओं से विरासत में मिली थी, जिसमें क्या हुआ था आपको ध्यान में होगा, मैं पहले भी चर्चा किया। 1875 अधिसूचना में लुसाई पहाड़ियों की कछार मैदान और लुसाई पहाड़ियों के मणिपुर के बीच अन्य सीमांकित सीमाएं अलग अलग कर दी गई थी। तो आप लोग को याद होगा कि ये चीजें आपको मैंने बताया था पहले भी कि इस तरीके से चीजें अलग हुई थी। दूसरी ओर असम 1986 में 1983 की 33 की अधिसूचना के आधार पर सीमा का सीमांकन चाहता है। तो सीमा का विवाद वो लोग क्या चाहता है कि 333 के आधार पर असम और मिजोरम की सीमा का विवाद समाधान हो, पर दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे विवाद होते हैं क्योंकि क्षेत्र है, क्षेत्र के संदर्भ में देखिए, जब घर में 4 लोग सही तरीके से नहीं रहते, भारत में तो बहुत से राज्य है, उसके बीच बहुत से भाषाएं, विविधताओं का क्षेत्र है, तो विवाद तो उत्पन्न होगा ना, उसका समाधान हम लोग ढूंढने का प्रयास करना। और आपको संघ और राज्य क्षेत्र का जो टॉपिक था, उसमें जब पॉलिटिक क्लास ली जा रही थी, उसमें मैंने चीजों को बताया था कैसे इस प्रकार के विवादों का समाधान हो सकता है। उसमें बहुत से क्षेत्रों का अलग लैंड की बात मैंने किया था, उसी के संदर्भ में बातें हो रही है। असम नागालैंड विवाद भी दशकों पुराना इतिहास रहा है, जिसमें 1963 से अलग राज्य के रूप में नागालैंड का निर्माण की स्थितियां और भी बदली, और क्या हुआ कि बदल गई, और स्थितियां आपको देखते असम नागालैंड, इस पर कुछ समितियों का गठन हुआ है। हाल ही में कुछ अपडेट हुए हैं, तो आप लोगों को मैंने पहले भी न्यूज एनालिसिस में कवर किया असम नागालैंड विवाद के संदर्भ में। तो आप बता सकते किस कमेटी का गठन किया गया था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पहले भी न्यूज कवर किया जा चुका है। उत्तर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम विवाद भी, आप असम विवाद भी देख लीजिए। उत्तर पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन में एक तरफा रूप से मैदानी इलाकों के कई वन क्षेत्रों स्थानांतरित कर दिया गया, और पारंपरिक रूप से असम के पहाड़ी आदिवासी प्रमुखों समुदायों से संबंधित है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश और असम आपको चीजों को देखने को मिले। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर असम थोड़ा मैदानी क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश पहाड़, तो इसके बीच जो
स्थानांतरण भूमि क्षेत्रों को लेकर है, इसके संदर्भ में विवाद देखने को मिलता है। कुछ चीजें यहाँ भी विवाद के कारक हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश विवाद भी देखिएगा, यहाँ पर भी है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर परवाणु क्षेत्र सुर्खियों में रहता है हमेशा, और यह हरियाणा के पंचकुला जिले के बगल में है। राज्य के हिमाचल प्रदेश भूमि का कुछ हिस्सा इस पर अपना दावा करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी हरियाणा हिमाचल प्रदेश दावा आपको देखने को मिल जाएगा। सीमा विवाद, अब हिमाचल प्रदेश लद्दाख क्षेत्र, अर्थात लद्दाख जो लेह लद्दाख क्षेत्र है उसमें, यह हिमाचल प्रदेश लद्दाख लेह और मनाली के बीच मार्ग एक है, सरचू, याद रखिएगा, सरचू पर दावा करता है यह, और सरचू हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिले के और लद्दाख लेह जिले के बीच स्थित है, इसलिए दो क्षेत्रों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। छोटा सा क्षेत्र है, तो इसमें भी आपको सीमा विवाद देखने को मिलता है। बस अभी याद रखना कि सीमा विवाद किनके किनके बीच है, विस्तृत जाना नहीं है, क्योंकि आप संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम दीजिएगा, जिस स्टेट के स्टूडेंट है, आप मान लीजिए हिमाचल के स्टूडेंट है, तो एक बार सर्च करके इसको अच्छे से कवर कर लेना है। बाकी आपको एक ओवरव्यू क्रिएट करना है कि किन किन राज्यों में आपको विवाद है। जैसे आप राज्यों के बीच विवाद, ऐसे आप डायग्राम बना के इसको ऐसे ऐसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ऐसे ही नामकरण कर दीजिएगा। इतना से ही लोग समझ जाएगा इसके बारे में। कुछ अगर एक्सप्लेनेशन करना हो तो इतना ही लाइन इनफ है, क्योंकि शब्दों को वहाँ सीमा निर्धारित होती है ना। अब इस चीज़ को ज़्यादा आप इलबरेट कीजिएगा तो और भी विवाद उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन की सीमा जो है, आप उसको प्रश्न शब्दों की सीमा को लांघिएगा। 150 से 200 शब्द आपको बहुत कम समय में आपको देना रहता है, तो बस आपको इंक्लूडेड चीज़ों को कवर करना है, ठीक ना। सर्वोच्च अब इसके इतने विवाद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है राज्यों के बीच आपसी विवाद, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। ये आप लोग को जानना चाहिए, लगातार इस पर प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस शक्ति का सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में मामला जाना था, प्रथम दृष्टया मामला जाना जाता है, और सुनवाई करने का अधिकार इसे प्राप्त है। उस पर निर्णय देने न्यायालय की शक्ति निहित है। तो प्रथम दृष्टया जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अब जब न्यायपालिका पढ़ाई जाएगी उसमें आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बताया जाएगा कि न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, उस पर विस्तृत चर्चा किया जाएगा। तो वेट एंड वॉच कीजिएगा। बस ध्यान रखना है कि वैसा अधिकार जिसको प्रथम दृष्टया देखते ही उसके क्षेत्राधिकार में शामिल किया जा सकता है, उस पर किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बस अभी इतना ही आप लोग को जानकारी रखना है। बाकी जिस दिन क्लास करेंगे इसके बहुत से फैक्ट को हम लोग चर्चा करेंगे, ये क्यों होता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्यों रखा गया है, सभी विस्तृत चर्चाओं में हम लोग करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, सीमा विवाद जैसे जो विषय होंगे, या दो से अधिक राज्य, ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, 2 राज्यों के बीच ऐसे विवाद जो संवैधानिक प्रश्नों के संदर्भ में बातें करता है, वो क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। प्रथम दृष्टया ही उसे अपने बेंच में शामिल करेगा और उस पर अपना जो भी होगा सुनवाई वो करेगा। यह अधिकार उसे आर्टिकल 131 के तहत प्राप्त होता है। मूल क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करता है, ध्यान रखिए, मूल जो न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात आर्टिकल 131 यह बताता है कि न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन सा है। तो आर्टिकल 131 के संदर्भ में आपको याद रखना है। इस आर्टिकल के संदर्भ में कौन कौन से विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो मूलतः 3 याद रखिएगा। उसके बाद और भी क्षेत्राधिकार है जिस पर हम लोग उस दिन क्लास जब होगा ना उस दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको 3 कम से कम इस टॉपिक से संदर्भित याद रखना है। जैसे केंद्र और राज्य, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा, वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। जब आपको प्रथम दृष्टया जब भी राज्यों का विवाद होगा तो वो क्या आएगा, प्रारंभिक क्षेत्र। ऐसे विवाद जहाँ केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के पक्ष का गठन करते हो, या एक से अधिक दूसरे राज्य दूसरे पक्ष का गठन करते हैं, अर्थात देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार एक तरफ होगा, ये दूसरे तरफ वर्सेज राज्य सरकार होगा। राज्य सरकार, कोई एक राज्य सरकार, मान लीजिए बिहार राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार, या कोई एक राज्य, महाराष्ट्र राज्य सरकार, यह भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। केंद्र सरकार वर्सेज बनाम जो बोला जाता है राज्यों की सरकार, अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी अगर कोई विवाद डिस्प्यूट होता है तो यह क्या जाएगा, केंद्र आपको न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल होगा, आर्टिकल 131 के तहत।
उम्मीद करता हूं जो क्षेत्राधिकार से संबंधित टॉपिक है आपको कुछ चीजें स्पष्ट होगी। और क्लास में आपको राज्य संसद के अधिकार को मैंने बताया था, केंद्र राज्य संबंध में, संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में, वहां पर संसद के क्या क्षेत्राधिकार है, आपको बस उससे मर्ज कर लेना है। उसमें जो आपने बताया इसको जाके अपडेट कर देना, इस करंट को अपडेट कर देना है, तो चीजें आपका कवर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब समय कितना बच गया। अभी मान लीजिए इसी पर मैं पूरा कवर करता तो कम से कम आपका समय लग जाता, कम से कम इस पर समय लगता 40 से 45 मिनट लगता ना। तो देखिए इसी तरह क्लास के चीजें और दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस की चीजें अगर दोनों को साथ में करते हैं ना, तो आपका क्या होगा, समय की बचत होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर 40 मिनट का समय आपने बचा लिया बस, और पहले जो क्लास में आपको नोट्स बनाए होंगे उसमें बस जाके ऐड कर देना इसके पॉइंट को। तो होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड, जो सीमा विवाद से रिलेटेड जो टॉपिक है, राज्य का पुनर्गठन से संबंधित जो टॉपिक है, वो फुल आपका स्टैटिक्स पार्ट भी कवर हो जाएगा, करंट पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो बताइए इससे बाहर प्रश्न पूछेगा? तो प्रश्न जब भी आएगा दोनों डायलेमा से प्रश्न पूछता है, स्टैटिक्स पार्ट से या करंट से, आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। इसलिए थोड़ा सा सीरियस होकर चीजों को कवर कीजिएगा ताकि आपका सही तरीके से सिलेक्शन हो। देखिए असम में नए सिरे से होगा लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन। देखिए विधानसभा लोकसभा के सीटों का परिसीमन से संबंधित एक टॉपिक है, इसको मैं ना पहले भी एक बार कवर किया परिसीमन को संदर्भ को रखते हुए, पर यहाँ ध्यान रखना इस पर एक दो और न्यूज आएगा कुछ दिनों के बाद, तब हम इसको विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज नीचे ना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, पर्यावरण के संदर्भ में आया है, इसलिए उसको कवर करने के चक्कर में इसे आज हम लोग नहीं करेंगे। नहीं तो चीजें जो आज इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो कभी भी परिसीमन का मामला आ जाएगा ना, इसको हम कभी भी कर लेंगे। बस ध्यान ये रखना अभी आप लोगों को क्या, कि असम में नए सिरे से होगा लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, 1 जनवरी 2023 से होने से आपको ये आंकड़ा दिया गया, 1 जनवरी 2023 से परिसीमन होने की नई प्रशासनिक आयोग गठन पर रोक लगा दी है, इसलिए 2001 के जनगणना के आधार पर ये चीजें अपडेट करने की बात की जा रही है। 46 वर्ष बाद पूर्वोत्तर राज्य में असम के नए सिरे से परिसीमन होने जा रहा है, तो 46 वर्ष बाद ऐसा होगा। तो आप लोग क्वेश्चन में ये बताइएगा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का जो परिसीमन है कब तक आपको निर्धारित है, वर्ष कब तक निर्धारित है, कब तक इसमें चेंज नहीं होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लोकसभा में जो सीटें हैं उसका परिसीमन कब तक निर्धारित है, ठीक है। तो चलिए इसी का अपडेट आप लोग देखिएगा। 170 की चर्चा यहाँ होगी। देखिए 170 की चर्चा में आपको लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने का फैसला किया गया था। यह 15 नवंबर 2022 के पत्र के आलेख में और 2023 में ये चीजें फिर संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के साथ सीटों अनुसूचित जनजाति और जाति के संदर्भ में बातें की गई है, और बहुत सी चीजें यहाँ पर अपडेट दिया गया। बस आपको क्या करना, सारी चीजों को देख लेना एक बार, ठीक ना। और जब इस पर फिर आएगा कभी परिसीमन को, तो हम लोग चर्चा विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा, वेट कीजिएगा। आज महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए एक टॉपिक और है सॉरी, नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होगा मुर्मू जी का, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति उनके द्वारा बोला गया कि नैतिक शिक्षा, मैं लगातार आपको बोलता हूं कि शिक्षा का आधार नैतिकता के आधार पर ही बनाना चाहिए। जो मकान है उसके लिए ठोस आधार बहुत जरूरी है, तो वैसे ही एक बेहतर इंसान और बेहतर समाज के निर्माण के लिए उसका निर्माण भी बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो इसी पर बात माननीय राष्ट्रपति के द्वारा पुनः किया गया, लगातार हालांकि अपने क्षेत्रों में करते रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप है ना, जब भी एग्जाम्पल नैतिकता के बारे में या तो इस तरह के प्रश्न एथिक्स पेपर 4 में पूछे तो इनके चीजों को कोट कर सकते हैं आप, ठीक ना। आजादी के बाद अमृत महोत्सव के संदर्भ में मुर्मू जी के द्वारा जो चल रहा है प्रोग्राम, उसके संदर्भ में नैतिक शिक्षा की बात इन्होंने की है। नैतिक शिक्षा में हम हमारी प्रणाली को जोड़ा जाएगा, तो सभी जो केस आप इसे ना कोट कर सकते हैं एथिक्स पेपर 4 में नैतिक शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है ना। फिर आपको गंगा सीवेज पीटी फैक्ट के रूप में गंगा सीवेज ढांचे में 2700 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर 46वीं बैठक इसकी हुई है, आपको जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन प्रोग्राम है उसके साथ जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जो बैठकें आयोजित की जाती है NMCG, ठीक ना, तो उसका आपको 46वीं बैठक आयोजित की गई, ये याद रखना। इसमें 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, राज्यों के आवंटन अलग अलग तरीके से किए गए, तो उसको भी याद रखना। जैसे उत्तराखंड बिहार में 2022-23 के लिए 42 करोड़ आवंटित किए, तो अपने अपने राज्य का आवंटन देख लीजिएगा, प्रश्न वहां से पूछ सकता है।
12 परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल सीवेज ढांचे विकास से जुड़ी हैं इस 2700 करोड़ में। तो 12 परियोजनाएं आपको लिए ये 2700 करोड़ आवंटित किए गए। तो राज्यों का वर्गीकरण कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन का बताइएगा, हाल ही में सीवेज के लिए किन पर सबसे अधिकतम फाइन लगाया गया एनजीटी के द्वारा, किस राज्य पर? तो अब बताइएगा मुझे, जो अपशिष्ट प्रबंधन उसके संदर्भ में फाइन लगाया गया, किस राज्य पर सबसे ज्यादा लगाया गया, ये सब प्रश्न आप बताइएगा। अब देखिए, नमामि गंगे पर बैठक में भाग नहीं लेंगे नीतीश जी, तो कौन जा रहा है बिहार से? जो बीपीएससी देते हैं उनको यह न्यूज आपको याद रखना चाहिए। नमामि गंगे योजना जो नगर विकास विभाग के द्वारा संचालित होता है, 30 दिसंबर को कोलकाता में होगा, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगा। तो ये सब चीजें आपको अपडेट करना पीटी फैक्ट के तौर पर। वहां पर बिहार का प्रतिनिधित्व आपको तेजस्वी यादव जी के द्वारा किया जाएगा। अभी हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों का, क्षेत्रीय पूर्वोत्तर राज्यों का विकास हुआ था, पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी, वहां भी बिहार का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तेजस्वी यादव किया था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आंसर दीजिएगा एक आंसर। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद विकास जो परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? और इसमें कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है? पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो इतना प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पहले भी मैं इस पर लगातार चर्चा कर चुका, ऐसा नहीं कि नहीं पहली बार मैं बता रहा हूँ। जो नए स्टूडेंट है तो थोड़ा सा पहले का वीडियो आप लोग जरूर जाके देखिएगा। नए स्टूडेंट को कुछ दिन दिक्कत होगा। देखिए होता क्या है कि आप जो नए स्टूडेंट आएंगे ना, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर जाइएगा, पिन मैसेज किया हुआ है टॉपिक का, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के टॉपिक का। तो टॉपिक के लिस्ट में जाके देखना है क्या कि किस दिन न्यूज कौन सा है, तो उस न्यूज को आपको सर्च करके देख लेना है। सभी का यूट्यूब लिंक वहां दिया रहता है। देखिए आप पिन टेलीग्राम पर जाइएगा, पिन मैसेज ऊपर लिखा रहता है ना, उसको क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। तो वहां पर टॉपिक मान लीजिए आज कितना तारीख है, आज 28 तारीख है, 28 दिसंबर ऐसे लिखा रहेगा। आपको एक साथ लिस्ट दिया गया, 30 नवंबर तक का लिस्ट दिया हुआ है। तो वहां पर मान लीजिए तो कुछ टूडेज टॉपिक लिखा रहेगा, जो भी टॉपिक यहाँ कवर किया गया उसके नीचे इस डेट का लिंक, यूट्यूब लिंक दिया रहता है। तो इस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, आप पहुंच जाइएगा उस वीडियो पर जो टॉपिक कवर किया गया है। तो ऐसा करके आप सारे चीजों को कवर कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, यहाँ पर अलग तरीके से चीजों को कवर किया जाता है। डेली न्यूज को ना हम लोग जो महत्वपूर्ण न्यूज है उसको कवर करते हैं, और जो पहले से न्यूज कवर हो चुका है उस पर केवल चर्चा करते हैं। और आपको क्या बोल दिया जाता है, प्ले लिस्ट में जाके चीजों को देख सकते हैं। और जो बच गया है आपको 1 दिसंबर से लेकर अभी 1 महीने का है, वो आपको जल्द ही लिस्ट शेयर कर दिया जाएगा 15-15 के शिफ्ट में। तो आप लोग वेट कीजिएगा, और जितने भी पीडीएफ हैं जल्द से जल्द सभी 1-2 दिन में अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि उस पर काम हो चुका है। क्योंकि डाटा वेरिफिकेशन का काम होता है, सभी चीजों को देखा जाता है, उसके बाद अपलोड होता है ना, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सभी चीजें अपडेट हो जाएंगी, ठीक ना। तो थोड़ा सा सब्र के साथ काम कीजिएगा, बाकी चीजें जो बताई जा रही है उसको कवर करते चलिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एक पीटी फैक्ट यहाँ भी याद रखिएगा, एक नया चीज कराया जा रहा है बिहार में बीपीएससी के लिए के साथ साथ और भी यूपीएससी एस्पिरेंट है या स्टेट एस्पिरेंट है, उनको इनका एग्जाम्पल जरूर देना चाहिए। बिहार में कुछ कुछ ऐसी योजनाएं रहती है जो रोल मॉडल भारत के लिए होता है, और अन्य राज्य भी उसे एग्जाम्पल के तौर पर यूज करते हैं। जैसे बिहार पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का मामला हो, या तो नशा बंधन कानून हो, या तो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में वृद्ध लोगों के आरक्षण की बात की जाए, या बहुत से महिलाओं को साइकिल योजना के संदर्भ में बात हो, तो बहुत से ऐसी योजनाएं कोविड के दौरान ऐप चलाना, या जो संक्रमण का क्षेत्र है उसमें जो रोल मॉडल के तौर पर यूज किया गया था, सभी चीजों को आप या नगर निकाय में हम बहुत से पंचायतों का उदाहरण दे सकते हैं। कृषि क्रमण पुरस्कार में हम लोग रोल मॉडल के तौर पर बिहार को देखते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए, एग्जाम्पल को कोट करना चाहिए, ठीक ना। जो भी किसी भी स्टेट का हो, मान लीजिए केरल का है कोई अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल रहा है टॉपिक बाय, उसे कोट कीजिए। असम का मिला तो असम का कोट कीजिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, देखिए 370 हटने के बाद है ना, बहुत से प्रगति कश्मीर में देखने को मिली, बहुत से चीजें अपडेट हुए, बहुत से 100% का रेशियो में प्राप्त हुआ है। तो ये सब आंकड़े को कोट कीजिए, लगातार आप लोग को आंकड़े दिए जाते हैं,
तो उस सबको ध्यान रखिएगा। और आपको कहीं भी आ रहा है ना कोई भी टॉपिक, मान लीजिए जल भराव, इससे आपको सौर ऊर्जा प्रबंधन के रूप में बात करेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा आर्द्र भूमियों का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, तो कोई स्टेट बेहतर काम कर रहा है तो उसका एग्जाम्पल कोट कीजिए, ठीक ना। तो उसमें बिहार का आपको नाम देखना है कि बिहार में वेटलैंड कितना 4.4% है, ठीक है। इसमें आर्द्र भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.4% है, जिसमें 4032.09 वर्ग किलोमीटर रकबा आपको क्या आता है, इस प्रकार से आता है वेटलैंड के रूप में। 9 वेटलैंड घोषित है आपको बिहार इसमें, जिसमें वैशाली, बेगूसराय, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कटिहार बिहार के जिले हैं। तो ये 9 जिलों में वेटलैंड आपको क्षेत्र घोषित है। तो आपको बीपीएससी में यह सब प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार में पहली बार हो रहा है प्रयोग, जैसे फ्लोटिंग सोलर प्लांट आपको डेवलप किया जा रहा है। जो जल भराव क्षेत्र है ना, या तो जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है सोलर प्लेट जैसे लंबे क्षेत्रों पर लगा के उससे बिजली ऊर्जा, सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा और उसे ग्रिड में भेजकर उससे पैसा कमाया जाएगा। जो जिनका भूमि होगा ना उसको क्या किया जाएगा, आय सृजन के रूप में इसे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी जल भराव वाले क्षेत्र हो या तो आर्द्र भूमि क्षेत्र हो, उसे अब है ना वहाँ पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे यूज किया जा रहा है और यह बहुत बेहतर उम्दा हो सकता है कार्य, जब हम बेवजह जमीन को है ना जो यूज नहीं हो पाता उसे एक संसाधन के एसेट के रूप में यूज कर सकते हैं। और मैं आपको कितनी बार बोला हूँ, राज्य को एसेट क्रिएट करना चाहिए, ठीक ना। एसेट क्रिएट करके अपने संपदा पर एसेट क्रिएट कीजिए। और बहुत तरीका हो सकता है, नवाचार आप डेवलप करके एसेट बना सकते हैं, रुपया मूल्य बना सकते हैं, अपने आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सरकार इस कदम में, बिहार सरकार इस कदम में आगे बढ़ी है। अब काम कैसे करेगा ये सोलर प्लांट आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर यह क्या करेगा, कंपनी जल भराव क्षेत्र को चिन्हित करेगी, बिजली कंपनी के स्तर पर संबंधित किसान से सहमति लेगी जिनका भी जमीन होगा, और उस जमीन के हिसाब से जमीन होने वाले आय पर जो भी क्षेत्र से आय होगा, मान लीजिए रकबा क्षेत्र है और यहाँ पर इसका जमीन इतना पर फ्लोटिंग मशीन लगाई जाती है सोलर प्लेट, तो यहाँ से जितना उसको आय होगा ना उसको उस किसान को या उस क्षेत्र के मालिक को दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से यह धनराशि आपको ऑटोमेटिक सोलर जो प्लांट होगा उसको बिजली ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर मीटर लगा रहेगा। मीटर में जितना आपको रीडिंग होगा उसके आधार पर पे किया जाएगा पैसा। तो यह बहुत ही प्रदर्शन है, राज्यों की जो किसानों की जो आय है उसको बेहतर तरीके से वृद्धि की जा सकती है। तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग यूज कर सकते हैं। किसानों की आय वृद्धि करने में सरकार के कदम टॉपिक आ जाए तो बहुत से सरकार ने योजना चलाई, उसमें एक बिहार सरकार का ये मॉडल जो पायलट प्रोजेक्ट है उसका भी नाम आप लोग एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ऐसे भी आधार पर हम अन्य राज्यों में भी कर सकते हैं या किसानों के आय में वृद्धि कर सकते हैं। कुसुम योजना चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो आप देखिए इसको किस तरीके से यूज करते हैं आप पर डिपेंड करेगा ना। मैं तो आप लोगों को बस बता दूं हाँ इसका यूज किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। अब आपको सारी चीजें बताई जा रही है, अब इसका यूज कीजिएगा। जब तक आंसर राइटिंग नहीं कीजिएगा, चीजें आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है उसको लिखिएगा नहीं तो कैसे होगा। एक देखिए झारखंड के सविकिया जी हैं, उनके द्वारा लगातार प्रश्न पीडीएफ में भेजा जाता है ग्रुप पर, टेलीग्राम कर रहा हूँ जो ऐप है, ऐप के कम्युनिकेशन ग्रुप पर भेजा जाता है, डेली उनका पीडीएफ आता है। जबकि वो जॉब करती है, तो और एक रुचि जी है वो भी जॉब करती है, लगातार उनका मैसेज आता है, अनिता जी का आता है, रूबी जी का आता है। सभी लोग चीजें है ना आप लोग को ध्यान रखिएगा कि जो मेहनत करेगा उसी का रिजल्ट आएगा। बाकी जो चीजें ना मेरा डिमेरिट निकालेगा ना तो क्या होगा, मेरे डिमेरिट निकालने से क्या हो जाएगा, बोलेगा कि वीडियो बहुत लंबा है सर, आपका कंटेंट बहुत वास्ट है। तो ये सब चीजें देखिए करने से होगा कुछ नहीं, आपका इसमें नुकसान है। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ना उनका जाके उनसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए कि हाँ जो भी लोग मैसेज करते हैं उनसे पूछिए कब वो शुरुआत किस स्तर से की थी और वर्तमान में 1 से 2 महीने में वो लोग कहाँ पहुंचे हुए। तो लगातार जो 6 महीना 1 साल इस पर मेहनत करेगा तो वो किस रूप से कहाँ तक पहुंच सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके आपको करना है, सभी लोगों को करना है, किंतु परंतु कोई नहीं करना। बहुत सी चीजें आप लोग डाइवर्ट होते हैं, वनडे एग्जाम पर मरे पड़े रहते हैं और वनडे एग्जाम के चक्कर में परेशान रहते हैं। देखिए आप चीजों को कवर करते रहिए, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट अगर कर लेते आप होलिस्टिक रूप से तैयारी करते हैं, एग्जाम जब भी आयोग लेगा ना, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आप उन स्टूडेंटों से पॉजिटिव में रहेंगे
जो पीटी रूप से पहले पीटी तैयारी करते, फिर मेंस की तैयारी करते, तब इंटरव्यू की तैयारी करते, सोच के देखिएगा। तो आप लोग लगे रहिए, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, सपोर्ट में युक्ति आईएएस टीम आपको लगी हुई है। अब एक पीटी फैक्ट ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि सीमा से संबंधित है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि सीमा सड़क जो संगठन उसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी। ये सब चीज़ अगर मैं बताने लगूं तो और भी चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी। ये सब चीज़ स्वयं भी सर्च कीजिए आप लोग, ताकि आप लोग सर्ची बने, ठीक ना। पीडीएफ और मटेरियल के चक्कर में भागिए मत, ध्यान रखिएगा। आप स्वयं को डेवलप कीजिए, स्वयं को डेवलप कीजिए। इंटरनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा, ना कि हम और हमारी टीम बैठेगी या किसी और कोचिंग संस्थान का, ठीक ना। तो कुछ कुछ चीज़ें सर्च कीजिए, सर्च कीजिएगा, कुछ और भी 2-3 बातें आप लोग सीखिएगा, जो मैं नहीं पूछूंगा वो बातें आप लोग को वहाँ सर्च के दौरान मिल जाएगा। तो सड़क सुरक्षा जो संगठन है वो प्रोजेक्ट हीरक के तहत, तो आप लोग बताइए क्वेश्चन में, प्रोजेक्ट हीरक के बारे में पहले भी चर्चा किया हूँ। हीरक की शुरुआत कब की गई है, शुरुआत कब से की गई है, प्रोजेक्ट हीरक की शुरुआत जो BRO है, सीमा सड़क जो संगठन है उसके द्वारा कब से की गई है। उसी प्रोजेक्ट के तहत क्या किया, जितना भी सीमा क्षेत्र है ना उसके उसके संदर्भ में हम अवसंरचना निर्माण कर रहे हैं, सड़क उपलब्धता कर रहे, कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे, ताकि विपत्ति के समय हम अपनी सीमाओं पर तुरंत त्वरित रूप से पहुंच सके। तो इसके तहत ये परियोजना लाई गई है, जिसमें आपको ध्यान रखना है पिथौरागढ़ के तावा घाट और तावा घाट से घटिया बगड़ के मध्य एक तावा घाट के 2 मीटर पुल तैयार किया गया। देखिए 2 मीटर का आपको पुल होगा, 2 मोटर पुल किया गया, मोटार पुल अर्थात लोहे का पुल जो बनाया जाता है वो 2 मीटर, वही मैं सोचा 2 मीटर से क्या हो गया जी, 2 मोटार पुल का निर्माण जो चीन सीमा से जोड़ने वाले सामरिक महत्व का एक मार्ग है। तो ध्यान रखिए ये दोनों पुल क्या, नेपाल के सीमा जो चीन सीमा जो लिपू लेक है पर पहुंचना आसान हो गया। कल ही में परसों ही आप लोग को लिपू लेक के संदर्भ में चर्चा किया, सीमा विवाद, नेपाल सीमा विवाद। तो देखिए अब है ना सीमा विवाद, यहाँ तक भी हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं, हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो ऐसे विषम परिस्थिति जैसे आपको गलवान घाटी में है, या तो उससे पहले आपको जो लद्दाख क्षेत्र में हो चुका है विवाद, तो विषम परिस्थिति में हमारी सेना है ना त्वरित वहां पहुंच स्थापित कर सके, इसलिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है वो पीटी फैक्ट बनता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट हीरक याद रखिएगा, और इसमें संगठन का नाम आप लोग याद रखिएगा, कब स्थापना हुआ, इसके कुछ प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, ताकि आपसे एग्जाम में पूछे तो क्या करना, उसको कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आ जाएंगे नेक्स्ट। चलिए देखिए एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल आया नक्सलियों के हौसले पस्त करने के लिए। मैं आपको कुछ दिन पहले ही इससे संबंधित न्यूज कवर किया हूं, आप लोग को याद होगा, नक्सली के संदर्भ में कुछ न्यूज कवर किया था। उसी में देखिए बात यहाँ किया गया है कि जो छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्र जो है, वहाँ पर गोलापल्ली में कुछ यंग जो युवा जो बाहुल क्षेत्र युवा आदिवासी लोग हैं, वो क्या किए, विरोध कर रहे हैं कि हमें विकास चाहिए, न कि नक्सलियों का है ना समर्थन, नक्सली क्षेत्र इससे बाहर जाइए, विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है ना कि जब युवा वर्ग किसी मुद्दे पर अपना समर्थन देता है तो जो भी संस्थाएं वो पस्त हो जाती है, जो भी संगठन कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, तो नक्सल मुर्दाबाद का नारा युवाओं के द्वारा लगाया जा रहा है, और विकास का राज्यों के द्वारा प्रॉपर वे से किया जाएगा, इन युवाओं को बेहतर कौशल प्रबंधन किया जाएगा। तो जो इस क्षेत्र में विचारधारा विकसित है, पनपी हुई है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं इसमें सुधार होगा, बेहतर ये लोग प्रबंधन कार्य करेंगे। तो राज्य के एसेट के रूप में इन लोगों को यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, नक्सलवादी जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो जो रेड कॉर्पोरेट है, रेड स्टेट है, उसमें आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर पुट करना होगा सॉरी, इसे यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, इस सब का यूज कीजिए, इस सब की चीजों को कवर कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भूमंडलीकरण का एक नया दौर चल रहा है। मैं लगातार इस पर आप लोग को न्यूज कवर करता हूँ कि भारत की स्थिति कुछ और ही है। अगर विश्व के संदर्भ में बात करें, तो जहां अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, ठीक ना, उसके बीच के संतुलन में भारत बेहतर
स्थिति को प्राप्त कर रहा है, अर्थात ऐसी स्थिति जहां पर यह न्यूट्रल राष्ट्र के रूप में से उपयोग किया जा सकता है या होगा। मैं आपको लगातार चर्चा करता हूँ ना, आने वाले कुछ दशकों में भारत की स्थिति कुछ अलग ही होगी, क्योंकि डिस्प्यूट सभी देशों का अलग अलग तरीके से है। अन्य क्षेत्रों में भारत के साथ सभी के साथ लगभग सहयोग, बस चीन को छोड़ दिया जाए तो रसिया के साथ बेहतर समर्थन प्राप्त है, अमेरिका के साथ बेहतर समर्थन तालमेल बना के चल रहा है। तो चीजें देखिए अब क्या होगा, चीजें आपको समझने की जरूरत है। भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है, नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में एक आलेख आया है, उसे आप लोग को देखना है। यह जो अंत हो रहा है 2022 का बहुत उथल पुथल वाला है। आप लोग जानते ही यूक्रेन में विवाद हो रहा है, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे संबंधी बहुत से ऐसे घटना, चीन अमेरिका विवाद चल रहा है, सीमा औद्योगिक विवाद जो चलता है, उसके साथ साथ और भी ईरान का मामला, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उथल पुथल रहा है। पर मुद्दे के रूप में यह यूक्रेन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यूक्रेन के संदर्भ में जो चीजें आप लोग को पता है क्या है नहीं है। विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश जो चीन स्वयं को बोलता है, उसी के संदर्भ में भीतर कम्युनिटी पार्टी के द्वारा शून्य कोविड नीति लाई। इसके बाद वहां पर आंतरिक विरोध के प्रदर्शन देखने को क्षेत्र मिला था, वो भी एक कारक रहा अंतर्राष्ट्रीय भूमंडलीकरण बदलने के लिए। साथ ही साथ अमेरिका चीन के बीच तेज होते भू राजनीतिक और भू आर्थिक टकराव। तो आप लोग को याद रखना है, भू स्टेटिक जो कॉन्सेप्ट है, भू आर्थिक टकराव जो हो रहा है एक क्षेत्र विशेष पर अपने प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, उससे नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, जिसमें उन राष्ट्रों की प्रतिबद्धता बढ़ जाएगी जो न्यूट्रल होकर काम करते हैं। क्योंकि अमेरिकी अपने हितों में काम कर रहा है, चीन अपने हितों में काम कर रहा है, जिससे अल्प विकसित राज्य और विकासशील राज्यों में कहीं भय की दृष्टि है इन क्षेत्रों को लेकर कि आर्थिक रूप से ये लोग हम पर हावी हो जाएंगे। तो ये आप लोग को याद रखना है। तीसरा पॉइंट है कि चौथा पॉइंट है चीन की जो तकनीकी आदान प्रदान है, उसके संदर्भ में विश्व में एक अलग राय बन रही है कि तकनीकी जो है आदान प्रदान जो किया जाता है चीन के द्वारा, एक छत्र राज्य है, उसको हम लोग कहीं मॉडरेट करें। इसलिए भारत में देख रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट पर बात हो रही है। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। ये सब चीजें साथ में अमेरिका स्पष्ट रूप से कहा है कि 21वीं सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण चीन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा है, अकेले पार नहीं पाया जा सकता, अर्थात अन्य राष्ट्रों की जरूरत है इसके संदर्भ में। तो भूमंडलीकरण का एक नया दौर शुरू हो गया है, लोग एक दूसरे के साथ गुट बना रहे हैं और अंतर्द्वीपीय रूप से, अंतर्व्यापीय रूप से लोग एक दूसरे के साथ काम करना चाह रहे हैं, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला की भी बात हो रही है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले आ रहे हैं, सभी पर ध्यान रखने की जरूरत है। वैश्विक राजनीतिक आर्थिक हिंद महासागर की बात लगातार हो रही है। तो भूमंडलीकरण में ये सब पॉइंट आपको नोट आउट करते जाना है, जो भी मैं आपको चर्चा किया हूँ, तो उसको ध्यान रखना है। उसके साथ ही साथ देखिए, पश्चिमी महत्वपूर्ण उत्पादों के चीन अपनी आर्थिक निर्भरता घटाने का तमाम विकल्प अपनाएगा, अर्थात जो पश्चिमी देश के साथ जो उत्पादों के लिए चीन के लिए तमाम जो विकल्प हैं वो भी काम करने वाला है। साथ ही साथ उभरते भू राजनीतिक में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। G20 की अध्यक्षता के साथ अगले वर्ष वैश्विक एजेंडे के आकार देने में सक्षम होगा भारत। ये सब चीजें बदलाव लाएगा, कहीं ना कहीं नए नए भूमंडलीकरण रेशियो बनेंगे और उपयोग में जो वैश्विक रूप से जो समर्थन है वो भारत के क्रम में आएगा। तो मैं आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, कल या परसों ही बताया होगा, जो जब न्यूज एनालिसिस कर रहा था, कि विश्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है ना। मैं आपको बोला था ना, बदलाव के दौर से बदल रहा है, जहां पर भारत एक प्रथम पंक्ति के राष्ट्रों में शामिल होने वाला है। प्रथम पंक्ति कहने का मतलब यह कि जहां वैश्विक रूप से निर्णय लिए जाते हैं कि देश विदेश के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने, संस्थाएं जैसे UN जो संस्थाएं हैं या अन्य संस्थाएं वैश्विक रूप से अपना कार्य करती है, उसमें भारत का योगदान लगातार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट के क्षेत्र अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके से है, पर भारत का है ना समाज जो वसुधैव कुटुंबकम और ये जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग सभी राष्ट्रों को साथ समान रूप से व्यवहार करते, ये कहीं इसको बेनिफिट लाएगा। और देखिएगा कुछ दिनों के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में या चीन के मामले में या रूस के मामले में, चीन अमेरिका के मामले में भारत की प्रभुसत्ता बढ़ेगी। और जबकि यूक्रेन जब है इस मामले खुले तौर पर इसका डिमांड किया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत की साख किस रूप से बढ़ी है।
तो नए भूमंडलीकरण आलेख देखने को मिलेंगे, परिभाषाएं, नए दौर स्टार्ट हुआ। उसमें देखना है कि भारत इस अवसर को कितना जल्दी भुना पाता है, अर्थात इस अवसर का लाभ कितने बेहतर तरीके से लेता है हमारे नेताओं के द्वारा, इस लाभ को किस अवसर के रूप में देखा जाता है, देख रहे हैं, और उसे किस रूप से भुना रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग तब तक। और देखिए, एक पर्यावरण के संदर्भ में हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है ना जैव विविधता के संदर्भ में, जिस पर मैंने भी न्यूज कवर किया था और बताया था, वेट एंड वॉच कीजिएगा, इससे रिलेटेड रिपोर्ट आएगा तो हम लोग उस दिन चर्चा करेंगे। तो देखिए, उसी पर एक जो डॉक्टर हरविंद कौर है, पर्यावरण विशेषज्ञ है, उनके द्वारा कुछ आर्टिकल लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। देखिए, 73 प्रजातियां जो है, एक सेकेंड में कलर थोड़ा चेंज कर लूँ इसका, जो 73 जो प्रजातियां हैं विलुप्त होने के कगार पर देश में, भारत में केंद्रीय मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय में, राज्यसभा में दी। तो पहले तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय किनके मंत्री कौन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, ये दोनों आप लोग उत्तर दीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा कलर में भी हमको फॉल्ट लगता है कि नजर नहीं आता है। चलिए, तो इसमें 73 प्रजातियों की चर्चा की गई है। तो इन प्रजातियों में आपको है ना कश्मीर स्टेग हेगल, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से एक दो बार जरूर विलुप्त प्राय रेड सूची से, रेड बुक से डाटा पूछता है, तो आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन का आंसर बताइए, रेड डाटा बुक कौन रिलीज करता है, और अंतिम रिलीज कब हुआ है, किस वर्ष हुआ है, या पहली बार कब रिलीज हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, कश्मीर स्टेगल हंगुल लाल हिरन के नस्ल जो है, फिर मालाबार लार्ज स्पेसिस सिवेट, कस्तूरी धब्बेदार कस्तूरी बिलाव, अंडमान श्रू या छुछुंदर, अंडमान का एक छुछुंदर है, उसको याद रखिएगा। ये सब विलुप्त प्राय श्रेणी में, लिस्ट को देख लीजिएगा, वह लिस्ट बना लीजिएगा, एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और फेवरेट है यूपीएससी का। तो इसी तरह आपको 18 गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, बेड, गोताखोरी बत्तख, सोन चिड़िया, पर एक प्रवासी पक्षी, लाल सिर वाला गिद्ध, आपको सफेद गिद्ध, सभी जो है ना आपको क्या है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से देखते होंगे। फिर इसका 26 सरीसृप प्रजातियां, 5 भारत के लिए स्थानिक रूप से हैं, जिसमें पीट वाइपर अर्थात एक प्रकार का सांप शामिल है। उभयचरियों के कई प्रजातियां पश्चिमी घाट, आपको उत्तर पूर्वी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको हिस्सा। उभयचरी उसे कहते हैं जो भूमि और जल दोनों जगह रहने की क्षमता रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आप लोग को याद रहना चाहिए। चलिए, आपको ये सब चीजें कवर कर लेनी है। और देखिए, यहाँ पर कुछ बातें की गई थी इस डाटा में, उसको हम लोग कवर करेंगे। भारत जो को 15 हुआ है, जो जैव विविधता के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप जिसे इसको भी बोला जाता है 15। तो ये क्या, इसमें 196 देश शामिल है, जिसमें से आपको जो कनाडा में मॉन्ट्रियल में कोप 27 संपन्न हुआ है, उसमें इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई थी, क्योंकि पहले चीन के किस स्थान में यह आयोजित होना था, जो कोविड के कारण रद्द कर दिया गया, इसको बताइए था कमेंट सेक्शन में, आप लोग बता दीजिएगा इस उत्तर का आंसर। कहाँ से स्थान परिवर्तन करके आपको मॉन्ट्रियल कनाडा लेकर गया गया, इससे पहले कहाँ होना था, चीन में आयोजित कहाँ होना था, किस स्थान पर, इसका उत्तर बताना आप लोग को है। चलिए, इसके बाद 2015 में पेरिस समझौते के तर्ज पर एक वैश्विक समझौता किया गया, जिसमें जैव विविधता सुरक्षा के लिए 23 उद्देश्यों को तय किए गए थे, जिस पर मैंने भी पहले चर्चा किया हूं, याद रखिएगा। इस पर सभी देशों ने जैव विविधता की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना, जो एनडीसी की चर्चा होती है ना, वो उसकी तैयार करने की बात की थी। तो याद रखिएगा, ये सब चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए। जो सभी देश अपने 30% भूमि या उतना ही तटीय क्षेत्र जैव विविधता के नजरिए से संरक्षित कर देंगे, अर्थात 30% भूमि को संरक्षित करना है, इसकी बात यहाँ की गई थी। भूमि और तटों के संरक्षण का प्रयास जैव विविधता के नजरिए से किया जाएगा। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो जैव विविधता से बचाने के लिए विलुप्त जो प्रजातियां, उसकी तत्काल बचाने का प्रयास किया जाएगा। वन और जलीय जीव जो है, उसका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार समावेशी बनाया जाएगा। जो भी वन और जलीय जीव जो पकड़े जाते हैं समुद्र से, उसके लिए क्या करना है, एक समावेशी आपको कार्य करना है। अवैध तस्करी को रोकना है, ये सब चीजें की जाएगी। ये सब बातें हो रही है। कृषि, जल और संस्कृति, मत्स्य पालन, वानिकी को समावेशी बनाने की बात की जा रही है। ये सब चीजें आपको याद रखना है इसके संदर्भ में, जैव संरक्षण के संदर्भ में। 2030 तक ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट मजबूत करना होगा, और आपको जैव प्रौद्योगिकी तकनीक के मामले में उसको चीजें कवर करनी होगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि
समान वितरण को प्रोत्साहित करना है और जैव विविधता पुनर्स्थापना का डाटा सूचना ज्ञान आधारित साझेदारी को बढ़ाने के संदर्भ में काम करना है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। COP27 जैव विविधता के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जेंडर समानता अर्थात महिलाओं की भूमिका की भी बात यहाँ की जा रही है और इस क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए अर्थात निर्णय लेने की स्थिति में आपको काम करने के लिए यह रिपोर्ट बता रही है को इस प्रकार से हम लोग को टारगेट फिक्स करना होगा। इसी के साथ टिकाऊ बने उत्पाद का उपभोग के तरीके में आप लोग को ध्यान रखा 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार में जैवता फ्रेमवर्क जो है आपको जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के मुताबिक 10 लाख प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर, जिसमें दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटी है फ्लिंट डर्ट और यूरोपीय आयोग के एक अध्ययन 2100 तक मैंने आपको बताया था, लगभग 2100 और 2200 तक बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। यहाँ पर अस्तित्व सह अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जो स्थितियां चल रही है उसी में देखिए रिपोर्ट आ गया है। आपको बताया गया कि 2100 तक क्या होगा, 1/4 से अधिक जैव विविधता खत्म हो जाएगी। 1/4 जो है पृथ्वी वर्तमान जो परिस्थिति उसका 1/4 25% तक समाप्त होने के कगार पर होगा। तो इसको जल्द से जल्द हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो सह अस्तित्व का समस्या उत्पन्न हो जाएगा कि हम लोग कैसे अस्तित्व करेंगे। तो सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन। देखिए मैं आपको उस दिन भी बता रहा था जलवायु परिवर्तन रहेगा सबसे बड़ा वजह। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन वर्तमान में न कि युद्ध और सीमाएं हैं, ध्यान रखिएगा। भूमि उपयोग में परिवर्तन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के एक रिपोर्ट में विश्व स्तर पर दी गई $500 अरब की सब्सिडी जैव विविधता संवर्धन के खर्च करने की सिफारिश की गई है WWF के द्वारा। ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है WWF के, इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है। चलिए इसी के साथ साथ 500 अरब की बात की जाए, यहाँ तो $100 अरब ही नहीं पूर रहा है जलवायु परिवर्तन की बात संदर्भ में, तो यहाँ 500 अरब की बात। इसलिए विकसित राष्ट्रों को अपनी जवाबदेहिता तय करनी होगी कि हम वैश्विक रूप से विश्व पृथ्वी की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। आप तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, अपनी संप्रभुता को स्थापित कर सकते हैं, उससे भी एवज वनस्पत अलग हटकर बात किया जाए तो वैश्विक रूप से आपका पृथ्वी पर क्या दायित्व है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीजें आपको दायित्व लेनी होगी, साथ में विकासशील देशों को उसके साथ सह अस्तित्व के साथ काम करने की जरूरत है, नहीं तो चीजें क्या होगी कि और भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसी के साथ देखिए भारत के संदर्भ में बात इस आलेख में किया गया कि भारत क्या हुआ 1993 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का सदस्य बना था। 99 में पहली कार्य योजना प्रस्तुत किया, दुनिया की तरक्की के साथ जैव विविधता संवर्धन की राह दिखाई दिया और 2002 में जैविक विविधता अधिनियम का अस्तित्व में लाया। 10 बायोलॉजिकल जोन, आपको लगभग 1,690 जीव जंतु और 47,480 वनस्पति प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। और 29 दिसंबर 2008 को भारत ने जैव विविधता सम्मेलन की 6ठी राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें बहुत सी चीजें बताई थी। विश्व के उन 5 देशों में शामिल है भारत जहां पर जैव विविधता सम्मेलन सचिवालय मॉन्ट्रियल द्वारा जारी जैव विविधता लक्ष्यों के साथ कदम ताल कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा हमारे 5 देशों के संदर्भ में भी हमारे यहाँ जैव विविधता के टारगेटेड आपको सचिवालय का अंग यहाँ पर स्थापित है। भारत में 2010 में तय नियोगा प्रोटोकॉल के लक्ष्य को हासिल किया है। हमारा 20% भौगोलिक क्षेत्र पहले जैव विविधता के नजरिए से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। हमारे पास कितना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 20% तो ये आंकड़ा दिया, लगभग आंकड़ा दिया, पर भारत में वास्तविक से जैव संरक्षित क्षेत्र कितना है याद रखिएगा। उसी को जैव विविधता सम्मेलन 2022 में जिस प्रावधान का सबसे पहले ज्यादा आपत्ति है वह सब्सिडी को लेकर है। विकासशील और छोटे देशों का आर्थिक विकास की कृषि अहम भूमिका होती है। ऐसे में खाद अर्थात फर्टिलाइजर और खाद्य फूड्स अन्य आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कार्यों सब्सिडी के कुछ वर्षों रोक लगाने की कटौती को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि विकासशील देशों में कृषि बहुल क्षेत्र होते हैं, वहां पर खाद्य सब्सिडी अर्थात फर्टिलाइजर सब्सिडी देना अनिवार्य रूप से देखा जाता है ताकि किसानों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़े, जिससे अमेरिका जैसे देश इसका विरोध करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक मुद्दा है, तो इस पर हम कभी WTO जब पढ़ाएंगे ना कभी तो उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उसी के संदर्भ में देखिए 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट में बातें की गई है कि
809 करोड़ हेक्टेयर वन और वन अनावरण क्षेत्र है। देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% है और देश के कुल वन और वृक्ष आवरण 2019 की तुलना में लगभग 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। तो आंकड़ा भी याद रखिएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1987 में प्रत्येक 2 साल पर यह रिपोर्ट जारी करता है। ये सब प्रश्न आपसे लगातार पीटी में पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तो यही सब प्रश्न होता है। बस आप लोग इधर उधर भटकते हैं, प्रश्न कहाँ से सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर 2030 तक 2.5 से लेकर 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समान अतिरिक्त कार्बन सिंक वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होगा। तो देखिए कार्बन सिंक की भी चर्चा की गई, तो ये सब लक्ष्य आप लोग को तय रखना है, याद रखना है, ये सब चीजें आपको कवर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल जो आप लोगों को बहुत सा डाटा रिलीज किया उसे आप लोग कवर कीजिएगा। देखिए एक साल में 60,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है। ये लगातार आपको एनपीए के तौर पर भी पूछा जाता है, एनपीए जब डाटा हो जाता है उस समय भी पूछा जाता है। और बैंकों में धोखाधड़ी एक बहुत बड़ी बृहद समस्या है, उसको निदान करने संबंधित आप लोग को याद रखना चाहिए डाटा। यहाँ पर विभिन्न वर्ष में बैंक फ्रॉड जो हुए हैं उसको देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ आंकड़ा उसे याद रखिए। 2019, 20, 20, 21, 22 और 22, 23 याद रखिएगा। हालांकि देखिए आंकड़े हैं लगातार घटे हैं, पहले 1,85,000 91 करोड़ होते थे, अब उसके बाद 20-21 में 137.828 करोड़ रुपया हुआ। तो इस तरह 60,000 गत वर्ष वित्तीय वर्ष में, वर्तमान में अप्रैल सितंबर तक आपको लगभग 19,485 करोड़ रुपया आपको क्या हुआ है, बैंक फ्रॉड हुआ। पर यह भी राशि क्यों हो रहा है, इसके लिए आरबीआई को सख्त कानून लाना चाहिए। सख्त कानून जो उसको सख्ती से पालन करना चाहिए। कहने का सेंस ये है मेरा कि जो भी कानून उसको सख्ती से पालन, किसी को यहाँ पर राजनीतिक किसी को प्रशासनिक या किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि आपको कोचर दंपति के संदर्भ में देख रहे होंगे, या तो सुब्रत सहाय के फेवर में देख रहे होंगे, या तो फिर उसके बाद जैसे आपको चौकसी के मामले में देख रहे होंगे। इसी तरह सभी को पकड़ पकड़ के लाइए, सुधारिए। और अगला जो भी आप लोग, अगला आरबीआई जो भी बैंक लोन देगा उसके लिए प्रॉपर कागज चेक कीजिए, उसके बैलेंस शीट को चेक कीजिए। सारे रूपों से जब तक नहीं पारित करिएगा तब तक है ना उसको कर्ज नहीं देना है। नहीं तो होगा क्या, देखिए समस्या ऐसे ही एनपीए होता जाएगा और यह दबाव आम जनता पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसलिए सभी सरकार बैंकों को यह चीजें करनी चाहिए और ये जो आंकड़ा है आपको यूज करना अपने एग्जाम में। चलिए एक आंकड़ा भी ये भी यूज कीजिएगा। देश में केवल 7.5% के पास है अपनी कार। कभी भी अगर डाटा अगर यूज करना चाहें आप लोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005 का आया 19, 20, 21 के अनुसार आंकड़ा जो है उसके अनुसार ये बातें की जा रही है। तो राष्ट्रीय जो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का आंकड़ा है, इसे याद रखिएगा। इसमें बात की गई महिंद्रा चेयरपर्सन अन्य इस सर्वेक्षण हवाले कारों के अनुपात का यह आंकड़ा इंटरनेट मीडिया पर साझा किया है, जो आप लोग को याद रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जो भी आप स्टेट से रिलेटेड है वहां का याद रखिएगा। हमारी एक जोया खान जी हैं कश्मीर से, वो भी अपना आंकड़ा याद रखिएगा। 23.7% जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह उत्तराखंड के हमारे स्टूडेंट है वो भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के भी लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार सभी लोग याद रखिएगा। असम कहाँ गए, असम किधर है भाई, असम का आंकड़ा है, असम में 8.1% है। असम के स्टूडेंट है वो भी याद रखिएगा। और गुजरात के, महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो हमारे हैं वो भी अपने आंकड़े याद रखिएगा अपने अपने स्टेट के अनुसार। और आपको कर्नाटक के जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, और साथ में और भी कोई लोग देख रहे हैं, जैसे बंगाल के लोग देख रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट है, उसके अतिरिक्त बहुत से लोग देख रहे हैं। अपने अपने स्टेट के जो स्टूडेंट जो भी हैं लोग, अपने अपने स्टेट के आंकड़े को जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है 19-20 के आंकड़ों को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को यूज भी करना चाहिए डाटा को संदर्भ में। तो ये सब चीजें आपको आपके उन्नत कर देता है। इसी तरह देखिए चावल घोटाला हुआ है, उसमें कुछ बातें हुई हैं तो उसको भी याद रखना है। ये सब के कोट किया जा सकता है केस स्टडी के तौर पर। प्रशासनिक अक्षमता का जो टॉपिक है केस आपको पेपर 4 में, वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं केस स्टडी के तौर पर। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बस रिकॉल रखना है कहाँ हो रहा है, किस संदर्भ में हो रहा है। तो एफसीआई में चल रही है जांच, जिस पर लगभग आपको 450 चावल के बोरे ही गायब कर दिए गए। लगभग उसका राशि 1.4 लाख है।
तो बताई गई है। देखिए राशि से संदर्भित नहीं है, यहाँ पर प्रशासनिक और क्षमता की बात कर रही है। और इसका जो है ना पूरा गिरोह जो काम करता था, जैसे अम्बाला, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के मालगाड़ियाँ अनाज से भेजी जाती थी। तो कितने दिनों से यह हो रहा है, ये लाखों करोड़ों में जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जब ये लाख में चल रहा है, जब जांच चलेगा, हर एफसीआई में ये जांच चलेगा, तो यह करोड़ों की संपदा हो जाएगी। लगभग 500,000 करोड़ का यह राशि पहुंच सकता है अगर हर एफसीआई डिपो में इसकी जांच की जाए। तो यह आप लोग यूज कर सकते हैं, कभी भी प्रश्न पूछे तो आप कहीं भी इस डाटा को यूज कर सकते हैं, इस जांच को। चलिए नेक्स्ट हम लोग उम्मीद करते हैं। देखिए एक और भी वीर बाल दिवस अमेरिका के भारतवंशी समुदायों ने मनाया, अमेरिका के जो दूतावास है वहां पर, ये भी याद रखना। और ये क्वेश्चन में बताइएगा वीर बाल दिवस किन की याद में मनाया जा रहा है, इसकी घोषणा कब कब से की गई है कि इसे मनाया जाएगा। 2 प्रश्न बताइएगा, ठीक ना। इसका उत्तर बाल दिवस, वीर बाल दिवस किनके याद में मनाया जाएगा और किनके बलिदान के याद में, और सब ये कब से आरंभ किया गया, इसकी घोषणा कब से की गई है। तो उम्मीद करता हूं एक पीटी फैक्ट यहाँ भी याद रखिएगा, 100वें टेस्ट मैच में वार्नर ने लगाया दोहरा शतक। तो इस प्रकार से पीटी फैक्ट आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में क्यों कौन से बैट्समैन ने दोहरा शतक अपने 100वें टेस्ट में लगाया है। तो ये सब चीजें याद रखनी है पीटी फैक्ट के तौर पर। उम्मीद करता हूँ जो भी चीजें स्पष्ट की गई होंगी आप लोग को रिकवर हो गया होगा। जो भी क्लासेस की जा रही है उस क्लास में भाग लीजिए। जो भी पीटी के टेस्ट सीरीज लिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लिए जा रहे हैं ऐप पर, उसमें शामिल होइए। लगातार टेस्ट दीजिए, बहुत से लोग टेस्ट दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट सभी लोगों का हो रहा है। और साथ ही साथ में जो चीज़ें आप लोग दैनिक जागरण की पैकेज है उसको आप लोग देख सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं, ताकि आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।